नमस्कार स्टूडेंट्स, आज 23 अगस्त है और 23 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज की वीडियो में। तो पूरा देखें, आप इसको स्किप मत करें। चुनाव आयोग में नई नियुक्ति, हमारे है ना पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। ये है ना किन की जगह लेंगे? अशोक लवासा की। तो हाल ही में अशोक लवासा का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो फिर उनकी जगह पे राजीव कुमार आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चुनाव आयुक्त है तो वर्तमान में अक्टूबर 1993 से 1993 से ये बहुसदस्य है। पहले एक सदस्य ही हुआ करता था, 1952 से एक सदस्य ही हुआ करता था, लेकिन अब 3 सदस्य है। तो इनके आयुक्त तो ये हैं, लेकिन इनके अध्यक्षों ने सुनील अरोड़ा है इनके अध्यक्ष। तो ये है। वैसे इनकी देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल 324 से लेके 29 तक, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बता रखा है। तो आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहारिक में आपको पता है, व्यवहारिकता में इनकी मंत्री परिषद होती है, कॉलेजियम की सिफारिश पर इनकी अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये है। और आपको पता है इनका कार्यकाल कितना होता है? वैसे अशोक लवासा का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो इनका कार्यकाल देखिए 6 वर्ष होता है, 65 साल होता है, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी इसमें से पूर्ण हो। ये तो हो गया सेंटर का। लेकिन राज्यों में बात करें चुनाव आयोग की ना, तो वो है ना 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष और 65 साल होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, राज्य में कितना है और यहाँ पे कितना है, और ये है। और आपको पता है निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? देखो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। देखो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्य विधानमंडल है, ये इन सब के चुनाव करवाता है। ये निर्वाचन आयोग पहले तो चुनाव कराता है। चुनाव में किन किन का निर्वाचन करवाता है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद है, फिर राज्य विधानमंडल है ना। राज्यसभा और इनके नहीं करवाता, राज्यसभा के नहीं करवाता है ये ना। और चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करना, एक वो आचार संहिता लागू भी करना इनका कार्य है। और एक ना आपके दल होते हैं ना, उनको भी मान्यता देते हैं, उनके बारे में जो भी है ना वो इनके प्रति है। और मतदाता सूचियाँ ना यही तैयार करते हैं और चुनावों का परिणाम है ना यही निकालते हैं। लेकिन इसमें है ना देखिए, इसमें एक बात है कि ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तो करवाते हैं, लेकिन इन चुनाव में भी ना कुछ ना विवाद हो गया ना, तो इसमें आयोग की कुछ भूमिका नहीं होगी। इसमें ना आर्टिकल 71 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ये सब करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो ये है हमारा अशोक लवासा के बारे में, सचिव राजीव कुमार और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग है ना। देखो एडीबी ने PRRT के निर्माण के लिए $1 मिलियन की मंजूरी दी है। एशियन विकास बैंक एडीबी होता है, इसमें यूपी रीजनल रैपिड ट्रांसफर सिस्टम निर्माण के लिए $1 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने व क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर करने में मदद करना है। तो ये है। वैसे एशियाई विकास बैंक अभी हाल ही में भी बहुत सारे वो फंड वगैरह दिया है। तो ये है। CII के मेटेक्स ग्लोबल शिखर सम्मेलन का 12वां अधिवेशन हुआ है। CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ है। इनका ना शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है 12वां, और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि भाई औषधि निर्माण उद्योग और भारत और विश्व में औषधि आपूर्ति को सुनिश्चित करने के मामले में निरंतर प्रयासरत रहा है, औषधि को ज़्यादा महत्व दिया था। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की अंतिम घोषणा कर दी है। तो ये हमारा 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें ना 5 खिलाड़ी हैं, तो 5 खिलाड़ी। वैसे ये खेल पुरस्कार किसके जन्मदिन पे दिया जाता है आपको पता है? ये हमारे है ना
हॉकी के ना मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर भी बोलते हैं वैसे इनको। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो इनकी और उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, अभी आने वाली 29 अगस्त। और वहीं पे इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और ये कौन कौन लेंगे इनका पुरस्कार, देखो रोहित शर्मा है, जो रोहित शर्मा है ना 33 वर्षीय रोहित शर्मा है, ये ना केवल चौथे क्रिकेटर है। इनसे पहले ना किन किन को दिया गया आपको पता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से खेल पुरस्कार क्रिकेटर हैं। तो इनसे पहले आपको सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली, ये सब है ना कप्तान है। तो तेंदुलकर पहले भारतीय थे जिन्होंने खेल रत्न मिला था, ये थे। और फिर विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट को है ना एशियाई में स्वर्ण पदक, 19 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीतने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ना इसको रोहित शर्मा को है ना ये रोहित शर्मा है, विनेश फोगाट हो गई। फिर है मरियप्पन थंगवेलु ना 2016 में रियो ओलंपिक में ना T42 ऊंच कूद में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। फिर आपकी मणिका बत्रा ना टेबल टेनिस खिलाड़ी है और ये ना भारोत्तोलन वाली है, अच्छा ऊंची कूदान वाली ओलंपिक में। और ये मणिका बत्रा ना टेबल टेनिस वाली है। और मणिका के नाम की सिफारिश के 2018 में शानदार प्रदर्शन उनके लिए ने ये दिया जा रहा है। तो उन्होंने ना 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में राष्ट्रीय स्वर्ण और एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता था। अब पांचवी महिला है रानी रामपाल। देखो रानी रामपाल है ना, ये तीसरी महिला है और पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पे ये चुना गया है। देखो ना पहला मीराबाई चानू थी ना, वो थी सही। और फिर इसके मणिका बत्रा है खिलाड़ी में, फिर रानी रामपाल है तीसरी महिला खिलाड़ी है, ठीक है। और अब है ना इनको ना रानी से पहले धनराज पिल्ले हॉकी टीम के और सरदार सिंह 2017 को खेल रत्न पुरस्कार मिला था। रानी की अगुवाई में भारतीय टीम ने महिला एशियाई कप में 2017 में ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल की थी। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकों की 6वीं सम्मेलन हुआ। ये ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। हमारी ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने भाग लिया था। कोविड-19 से रिलेटेड बैठक में उनकी बात भी हुई थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात की कि भाई महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा सामाजिक जीवन इतना प्रभाव पड़ा है कि भाई ना 1930 में वैश्विक आर्थिक संकट कैसे हुआ था वैसे ही हमारी स्थितियाँ बदल गई हैं। तो विदेश मंत्री ने कहा है कि कुल नुकसान है ना हमारा 58 से 88 खरब अमेरिका डॉलर वैश्विक या फिर है ना वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है ना 9.5 से 6.7% नुकसान हुआ है। तो ये उन्होंने मजबूत करने के लिए जयशंकर ने कहा है हमारे। और हमारे श्रीमान जयशंकर ने कहा है कि आसियान वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्रॉस रेड में है और इसमें भारत की स्थिति 5वें नंबर पे है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हम न केवल एक दूसरे के समीप भी हैं बल्कि एक साथ मिलकर एशिया और दुनिया को आकार देने में मदद कर सकते हैं। वैसे ना आसियान में ना वैसे विश्व अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में भारत करना तो भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये भी ध्यान रखना भारत का। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बन सकता है कि विश्व की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। 21 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। ये रोनाल्ड रीगन ने ना घोषणा की थी, रीगन ही था, और उसके बाद में ना ये मनाया जाता है। तो ये ना उसको आतंकवाद को रोकने के लिए है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित श्रद्धांजलि दिवस है, 2017 से मनाया जाता है। वैसे इससे पहले ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अब यूएन ने ना पहली घोषणा की, तो वो है 2018 को पहला मनाया गया था। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। तो ये है रोनाल्ड रीगन है ना, अच्छा वो नहीं।
प्रत्येक 21 वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक मनाने का, ये रोनाल्ड रीगन कहते हैं, सॉरी रोनाल्ड रीगन द्वारा स्थापित किया गया था ये। फिर 19 अगस्त 1988 को इस पर हस्ताक्षर किए और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में प्रकट किया था। यूएनओ की महासभा ने 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की घोषणा 14 दिसंबर 1990 को की थी। तो ये है, सॉरी रोनाल्ड रीगन, ये है पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सॉरी। भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच निशस्त्रीकरण पर विचार विमर्श हुआ है और ये भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के अपर सचिव हैं इंद्रमणि पांडे ने किया है और इन दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ है। भारत और इजराइल ने सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखो दोनों देशों में ना एक सम्मेलन भी, दोनों देशों ने ना अपने वो मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें राजदूत सिंह, भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने भी हस्ताक्षर किए हैं। देखो आज़ाद भारत में इतिहास में पहली बार 100 से अधिक महिलाएं सांसद सत्र में शामिल होगी। ये और जबकि ना ये 17वीं लोकसभा की बात कर रहा है ना, तो 78 महिलाएं लोकसभा में और राज्यसभा में भी है 61 सांसद है, जिसमें से 4 महिलाएं। और अब इनकी संख्या है ना, राज्यसभा में 25 महिला सांसद है, ये भी ध्यान रखना, 78 और 25 तो 103 हो गई है, तो भागीदारी बढ़ी गई है। तो अब इतिहास में पहली बार है कि 100 महिलाएं सांसद है। तेलंगाना लिफ्ट बैंक करनाल ऊर्जा संयंत्र में आग लगी है, वो वहाँ पे बहुत गजब की आग लगी थी। वो बिजली उत्पादन की 150 मेगावाट इकाई थी। 6 इकाइयाँ थी वहाँ पे तेलंगाना में। श्री सेलम बांध है ना, वहाँ पे श्री सेलम परियोजना नाम सुना है, वहाँ पे है श्री सेलम परियोजना, ये सही। राजीव गांधी कुमार, देखो ये तो हो ही गया है। एक जून 2021 से सोने के आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह होना अनिवार्य है, क्योंकि अभी जो धांधली हो रही है उसकी वजह से, और तो उन्होंने ना कह दिया कि भाई हॉलमार्क होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हॉलमार्क अगले साल 1 जून से अनिवार्य हो जाएगा। हॉलमार्क अनिवार्य होने के साथ साथ पंजीकरण के लिए जौहरियों की संख्या 31,000 से बढ़कर 5 लाख होने की उम्मीद है। इस समय देश के 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अगले वर्ष जून तक देश के 480 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना कर रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ है। प्लान ऑफ कॉपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 2020 में लखनऊ में 20 अगस्त को समझौते पर उत्तर प्रदेश की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा व इजराइल के राजदूत हैं हमारे डॉक्टर रॉन मल्का ने हस्ताक्षर किए। ये 2 वर्ष के लिए होगी, फिर आगे के लिए वो देख लेंगे। अगले 2 साल कम समय में महामारी की उभरने की उम्मीद है, मतलब 2 साल तक ये आप उबर सकते हैं इस महामारी से। विजयपुर में एक जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र, ये मध्य प्रदेश में होगा शायद, केंद्र सरकार के, हाँ मध्य प्रदेश में, केंद्र सरकार के उर्वरक विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मध्य प्रदेश के विजयपुर में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा, जिसमें जैविक अपशिष्टों को खाद में बदलने लगभग 10 दिन लगेंगे। ये स्वच्छ भारत के पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। ये क्या है ना, 2000 किलोग्राम अपशिष्ट खाद को बदलना है, मतलब वो जो भी आपके वो होंगे ना अपशिष्ट पदार्थ, उनसे ना जैविक खाद बनाई जाएगी। देखो इसमें ना नागरिक अपने लॉन और किचन गार्डन में भी कर सकते हैं, इन उद्यानों में ये उर्वरकों का प्रयोग है। तो ये है, मतलब ये खाद का प्रयोग का बता रहे हैं। ये खाद देखो है ना, छत्तीसगढ़ में तो गोबर से ना गैस बना रहे हैं, मतलब गोबर है ना प्रति 2 किलो ले रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई जानवरों को बांधना है, मतलब लालच आ जाएगा उनके अंतर्गत, उनका गोबर कितना इम्पोर्टेंट है, गाय का, पशुओं का। तो इस तरह से वो अपनी वो बढ़ा, मतलब जैविक चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जैविक अपशिष्ट वो संयंत्र लगाया गया है, जिससे वो फर्टिलाइज़र की जगह ये उर्वरक यूज़ कर सके।
देखो, ब्रिस्टल की एक नीलामी एजेंसी ने महात्मा गांधी जी का चश्मा 2.2 करोड़ रुपए में नीलाम किया। ये अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा है और ये है इनको पाकिस्तान की देखो, पाकिस्तान की पैंथरेबाजी FATF के चाबुक से बचने के दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ तालिबान पर प्रतिबंध लगाए। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं उन पर वो प्रतिबंध लगाया है, पाकिस्तान के टेररिज्म सेंक्शन। तो 88 आतंकवादी हैं और आतंकी आकाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें है ना हाफिज सईद, मसूद अकबर, अजहर और दाऊद इब्राहिम में अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके नाम शामिल है। इसके अलावा तालिबान पर प्रतिबंध लगाए हैं। देखिए, संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था की गठन की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था गठन को मंजूरी दी है। यह संस्था ख और ग में गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच व चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालन करेगी। ये NRA बोलते हैं, नेशनल, हाँ ऐसा कुछ। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, ये गठन कर लिया है। तो इस एजेंसी में ना रेल मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, कर्मचारी चयन आयोग है, रेलवे बोर्ड है, RRB, बैंकिंग कर्मी चयन संस्था, ये सब है ना इनके प्रतिनिधि होंगे। देखो, 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी हैं, उनकी 76वीं जयंती भी मनाई गई थी और सद्भावना दिवस भी मनाया गया था। हमारे पहले युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और सबसे वोट मत से आज तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मत से भारी मतों से जीतने वाले PM थे। तो उन्होंने बहुत कुछ किया था, अमेंडमेंट भी किए थे, 61वां अमेंडमेंट किया। और वैसे ना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए भी ये अमेंडमेंट लेके आए थे, लेकिन ये लोकसभा भंग होने से फिर बन नहीं पाए। फिर नरसिंह राव सरकार में ये संवैधानिक स्थानीय स्वशासन का संविधान में उल्लेख किया गया था। तो 4वां अमेंडमेंट ये इनके काल में ही हुआ है, नरसिंह राव के काल में हुआ है, इनके काल में नहीं हुआ है। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा MHRD का गठन किया था इन्होंने अपने काल में, मतलब। और टेक्नोलॉजी, आप जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है सब इन्हीं की देन है, इन्हीं की कार्यकाल में। ये वैसे इंजीनियरिंग से बिलोंग करते थे, तो इस वजह से इनको बहुत सारा नॉलेज था इंजीनियरिंग वाला, तब इन्होंने भारत में टेक्नोलॉजी लेके आए। और इन्होंने एक बात कही थी कि भारत में जब तक है ना उदारवाद नहीं आएगा ना, तब तक है ना भारत का डेवलपमेंट नहीं है। तो उदारवाद भी, मतलब मेन इनके विचार थे। फिर आगे जाके वो LPG की धारणा आई नरसिंह राव सरकार में। तो ये है इनके कार्यकाल के बारे में थोड़ा बहुत। नेशनल टीचर अवार्ड 2020 देश भर के 47 टीचरों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने ये सेलेक्ट टीचर लिस्ट जारी की गई है। फ्लेवोनाइड अणु है ना, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ना ये अधीन है ना पुणे में स्थित स्वशासित संस्था है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो उन्होंने ना ये कि फ्लेवोनाइड अणु के निर्माण के लिए ना वो सिंथेटिक्स खोज किए हैं, मतलब पुष्पों की पत्तियों से ऐसा कुछ वो अणु खोजा है उन्होंने। तो ये 3 हैं, मतलब पुष्प हैं। तो ये देखो, पहला है इनका रुगोसोफ्लेवोनाइड, दूसरा देखो पेडोक्वार क्लेवोन, और तीसरा आपका है आइसोफ्लेवोन। तो ये जैसे है ना फ्लेवोनाइड अणु जिन्हें तपेदिक, चिकनगुनिया, रोधी पाया जाता है ना, सभी इन फ्लेवोनाइड अणुओं से पौधों से पृथक किया जाता था। किंतु पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इन अणुओं को संश्लेषण करने के लिए एक मार्ग खोजा है, जिसे औषधीय पौधों में इन्हें पाया जाता है। और इनका अनुमोदन किए बगैर कि मौसम में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रस्तुत हुआ है। तो ये अपना आप में बड़ी चीज है। देखो, नमत बसई कार्यक्रम है ना, तो नमत बसई कार्यक्रम इसका अर्थ ही होता है न मातृभाषा में पढ़ना। तो ये ना केरल में है, देखो ये केरल में है SSC कार्यक्रम, SSK कार्यक्रम है। तो SSK कार्यक्रम है ना,
जैसे SSK कार्यक्रम है ना, उसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है केरल में। तो ये जनजातियों में ना मातृभाषा को सिखाने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है। उन्होंने मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स जोड़ने के लिए केरल ने, वैसे केरल बहुत एजुकेटेड देश है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की ही है, लेकिन उन्होंने जो जनजातीय क्षेत्र है ना केरल में, तो उनको मतलब इस क्षेत्रों से जोड़ने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया गया है। और ये ना ये देखिए समग्र शिक्षा केरला है ना, तो द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में आदिवासी बच्चों के घर पर ही शिक्षा की जरूरत की महसूस के अनुसार सैकड़ों आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से जोड़ने में सफलता पाई है। मतलब सामान्य बच्चे तो पढ़ जाते हैं, लेकिन जो आदिवासी बच्चे हैं उनका शिक्षा एजुकेशन कैसे होता है, तो इस वजह से इन्होंने ये एक बड़ी कोशिश की है कि भाई ये ना आदिवासी बच्चों को जोड़ना। तो ये नमत बसई प्रोग्राम है, जिसमें देखो ना इस कार्यक्रम के अंतर्गत है ना SSK ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं। और ये प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जा रही है। तो इन्हें वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेसमेंट उपलब्ध करवाया है केरल ने। मतलब अपन को केरल के राज्य से सीख लेनी चाहिए कि वहाँ पे आम लोग तो है ही है, लेकिन आस पड़ोस के जो पिछड़े लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको भी अपनी मूल धारा में जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। देखो न्याय अवमानना के दोषी है ना प्रशांत भूषण को ना न्याय अवमानना का दोषी ठहराया गया है। तो इनके वो चल रहा है। तो अभी न्याय अवमानना अधिनियम ना थोड़ा डिबेट में है। तो ना न्याय अवमानना अधिनियम कौन सा है? 1971 वाला है न्याय अवमानना अधिनियम है। तो इसमें ना ये वैसे संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि न्याय अवमानना अधिनियम, ये संविधान संसद द्वारा बनाया गया एक वो है, जिसमें ना सामान्य नागरिकों के विरुद्ध और जो भी जज है, उन सिटिंग जज है, उनके विरुद्ध भी ये न्यायिक अवमानना अधिनियम के अंतर्गत सजा प्राप्त हो सकती है। मतलब उनको भी हो सकती है। तो ये प्रशांत भूषण है ना, इनको है ना वो है दोषी ठहराया गया है। तो इसमें है ना, इसमें सबसे पहले है ना एक कर्णव नाम के ना न्यायाधीश थे, CS कर्णव है ना। तो वो CS कर्णव है ना सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के ना वो जज थे। तो उन्हें भी है ना सिटिंग जज थे, उन्हें भी मतलब कि न्यायिक अवमानना के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। और उन्हें दोषी ठहराने के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हुई थी। न्यायिक अवमानना अधिनियम के अंतर्गत 6 माह की जेल और 2000 रुपये या उससे अधिक दंड भी ले सकते हैं उन्होंने। ये क्या थे? कर्णव 2017 में कुछ मामला था। तो इन्होंने क्या किया कि खुद का मामला और खुद ने ही सॉल्व करके बता दिया। तो ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध था। तो इस वजह से उनको दोषी ठहराया गया। आज के भारत के इतिहास में एक ही हमारे CS कर्णन है जिसे न्यायिक अवमानना अधिनियम के तहत सजा मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली है जज को। वैसे ऐसे बहुत से जज हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग लिया जाता है, लेकिन न्यायिक अवमानना अधिनियम के अंतर्गत 1971 के अंतर्गत कर्णन ही दोषी ठहराए गए। और दूसरे हमारे प्रशांत भूषण है, जिसको कहा है कि भाई इनके विरुद्ध वो है, अभी सज़ा का कोई भी नहीं आया कि इनको इतनी सज़ा दी गई है, ये है। और न्यायिक अवमानना अधिनियम राज्य व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है, सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है, सिटिंग जज के विरुद्ध भी हो सकती है, पूर्व न्यायाधीश के विरुद्ध भी हो सकती है, किसी के भी विरुद्ध हो सकती है अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें ये होता है आपका। और वैसे है ना न्यायाधीश को है ना महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जाता है, जिसमें संसद में महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग है ना सबसे पहला है ना वी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था, ये है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलने को मिल जाएगा। आप रंजन गोगोई हैं, उनके विरुद्ध भी महाभियोग लाया गया था और उन्हें निर्दोष ठहराया गया। कल परसों के न्यूज़ में था, उनको निर्दोष ठहराया गया है इस चीज़ों में। मतलब उनके कुछ एक केस था, उनमें उनको निर्दोष ठहराया गया है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कैसा बना। थैंक यू।